इधर देखें, आज की क्लास में जो कल हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और क्लास का नाम क्या है? बॉटनी। बॉटनी जिसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो जो लोग कल नहीं आए थे वो भी समझ लेंगे, जो आए थे वो भी समझ लेंगे। टॉपिक थोड़ा सा कठिन है तो बेसिक से ही चालू करूंगा मैं, जो कल पढ़ा दिया था। तो ये मत समझना कि यार भैया देखो कल जो पढ़ाया था वो फिर पढ़ा रहे, है ना। बेसिक से चालू कर दूंगा और आज टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। बॉटनी के बारे में बात करें, वनस्पतियों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफैटस। किसे कहते हैं? थियोफैटस। थियोफैटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक? क्योंकि थियोफैटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की जो बुक लिखी इन्होंने, इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। 500 प्रकार के पौधों की स्टडी, आप समझ सकते हो, 500 प्रकार के पौधे की स्टडी करके उनके गुण, उनके दोषों को एक किताब में लिखा। इस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस कारण इन्हें हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किन्हें? थियोफैटस। अच्छा, आपसे अगर आगे पूछा जाए कि भैया वनस्पति क्या है, सजीव है या निर्जीव है, तो आप क्या बोलेंगे? सजीव। वनस्पति क्या है? सजीव। अब सजीवों के बारे में अगर हम बात करें तो सजीवों को सबसे पहले हम किस तरह से पढ़ सकते हैं वो देख लीजिए। सजीवों को हम सबसे पहले किस तरह से पढ़ सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए, सजीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीव। कौन सा जीव होता है? यूकैरियोटिक जीव। ठीक। अब सबसे पहले तो ये है कि भाई प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव हमने लिख तो दिया, सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको कोशिका पढ़ाया था, कोशिका के 2 भाग होते हैं, या कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे जीवों में पाई जाती है जिन जीवों के अंदर ना तो केंद्रक अच्छे से विकसित होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्गी काय होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो मतलब ऐसे जीव जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते, इनके अंदर अगर कोशिका है तो वो कोशिका ही पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो जिनकी कोशिका अच्छे से डेवलप नहीं होती, या जो जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और जिनकी कोशिका बहुत अच्छे से बनी हुई नहीं रहती है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। इसका एग्जाम्पल जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया है वो सब प्रोकैरियोटिक जीव में आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या होता है? समस्त प्रकार के बैक्टीरिया। जैसे हम बोल सकते हैं जीवाणु। अच्छा, जल्दी बता दीजिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। वेरी गुड। अब यहां पर एक बात देखिए, तो आपको कुछ चीजें देखेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। कहीं भी आपको बैक्टीरिया नाम का शब्द दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो कौन से जीव है? प्रोकैरियोटिक। आप बताएं बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं? मेरे हाथों में ही बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लेकिन दिखाई दे रहे हैं क्या? चेहरे पर भी होंगे, दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। किसे? जीवाणु को। ठीक है, चलिए। तो यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक से ज्यादा विकसित होते हैं। इनका शरीर इनकी तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पूरी तरह से विकसित होती हैं। उनमें एक अच्छे से केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काय होता है। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो यूकैरियोटिक जीवों के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको फ्लो में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैंने तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी काय क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं ना। तो इसलिए यूकैरियोटिक के बारे में अगर आप ध्यान से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, ये जीव जो हैं विकसित होते हैं। कैसे होते हैं ये जीव? ये जीव विकसित होते हैं। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला रहेगा एक कोशिकीय और दूसरा रहेगा बहुकोशिकीय। पहला कौन सा कोशिकीय है? एक कोशिकीय। और दूसरा रहेगा बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कह सकते हैं। कौन सा? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात कर सकें कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनके शरीर में कम से कम एक कोशिका होती है, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10, 20 हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है मिलियंस में, लेकिन एक कम से कम होगी। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। अगला कौन सा है? यूग्लिना। और अगला कौन सा है? प्रोटोजोआ। आया ना? चलो जल्दी बता दीजिए मुझे, कितने प्रकार के होते हैं ये? 3-4 प्रकार के होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। ये कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय।
ये भी छोटे होते हैं पर बैक्टीरिया के माफी बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये जितनी भी इनके अंदर कोशिका होंगी वो विकसित कोशिका होंगी, डेवलप्ड सेल होंगी, लेकिन इनके अंदर डेवलप्ड सेल नहीं होती, इनका केंद्रक विकसित नहीं होता है। अब बहुकोशिकीय के बारे में हम बात करें कि ये कौन से जीव होते हैं भाई, तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये भी कितने प्रकार के होंगे, दो। एक तो वो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल उपस्थित रहती, कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक वो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एक वो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। तो जिनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है और एक वो जिनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो बताएं ऐसे कौन से जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं। तो पहले मैं बहुकोशिकीय का मतलब समझा दूं आपको। एक कोशिकीय को तो समझा दिया कि जिनमें एक ही कोशिका होगी, लेकिन बहुकोशिकीय का मतलब ये होता है कि इनके अंदर भयानक ज्यादा मात्रा में कोशिका होती है। जैसे कि मनुष्य, हमारे अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, है या ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनके अंदर बहुत कोशिका होती है, उन्हें भी ढेर सारे मतलब दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, जिनमें कोशिका भित्ति होती है। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती वो कौन है, स्तनधारी जीव। कौन से जीव हैं, स्तनधारी। अब स्तनधारी जीवों के बारे में हम ध्यान से समझेंगे कि स्तनधारी जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को दूध पिला सकते हैं, वो स्तनधारी जीव है। मनुष्य स्तनधारी जीव है क्योंकि मनुष्य के दो भाग हैं, एक नर और एक मादा। तो मादा अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, गाय स्तनधारी है, बैल भी स्तनधारी है, लेकिन उसमें स्तन ग्रंथियां, पुरुष स्तनधारी है क्या, हाँ, लेकिन पुरुष के अंदर स्तन ग्रंथियां काम नहीं करती, महिला के अंदर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी स्तनधारी है कि नहीं, ऊंट, हाथी, तो ये सब स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। तो इनके अंदर लेकिन क्या कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति या सेल वॉल के बारे में मैं आपको इधर थोड़ा सा समझा दूं। सेल वॉल जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। क्या होती है भाई कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, इस कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो, कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर हर प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। लेकिन अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों की कोशिका के बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बनती है प्रोटीन प्लस लिपिड से। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कोशिका भित्ति की, तो ये किससे बनती है, सेल्यूलोज। क्या ये मनुष्यों में पाई जाती है, नहीं। हाँ। क्या ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, हाँ। क्या ये मनुष्यों में पाई जाती है, हाँ। क्या ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, हाँ, ठीक है। कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है, पर कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो स्तनधारी जीवों में नहीं पाई जाती, या ऐसे जीव जो चल फिर नहीं सकते, उनमें हम, ऐसे जीव जो चल फिर सकते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। अब जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है मेरे दोस्त, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। कितने प्रकार के होंगे, दो। एक तो वो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और एक वो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एक वो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इतने बेहतरीन चार्ट से समझाऊंगा मैं आपको कि सारी चीजें आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो क्लियर हो गई होंगी कल आप। एक वो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। एक वो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बताएं क्लोरोफिल किसमें होता है, पौधों में। किसमें होता है, पेड़ पौधों में होता है कि नहीं, वेरी गुड। अच्छा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है पर वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल क्या आएगा, कवक। क्या आएगा, कवक। क्या आएगा, कवक। कवक को हम फंगस या फंगी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है वो पेड़ पौधे, क्लोरोफिल जिनमें नहीं पाया जाता वो कवक। ये चार्ट अगर आपको याद हो गया तो आपको पूरी बॉटनी समझ में आ जाएगी आराम से, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। लो, अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो यहां पर मैंने पढ़ाया वनस्पति विज्ञान में बॉटनी। बॉटनी के बारे में हमने कहा कि भैया बॉटनी के जनक कौन है, थियोफैटस। कौन है,
थियोफैक्टा। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट से समझ में आ जाएगा आपको। प्लांटेरम कितने प्रकार के पौधे? 500। सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव को जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको हम उनमें रखते हैं, क्योंकि इनकी जो कोशिका होती है वो डेवलप नहीं होती, लेकिन इनकी कोशिका डेवलप होती है। ये कितने भागों में बांटा गया है? दो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के कितने भाग हैं? 3-4, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। या एक कोशिकीय के अंदर कितने जंतु आते हैं? 3-4 प्रकार के, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। ये सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ना, तो अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, सब बताऊंगा आपको। बहुकोशिकीय जीव कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक कौन सा? जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? स्तनधारी। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो भी 2 भागों में बटे हुए, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसका एग्जाम्पल कवक, जिनमें पाया जाता है उसका एग्जाम्पल पेड़। क्या सुनो, अब यहां पर अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया है तो आप बेहतरीन तरीके से एक बात और समझेंगे कि हम पढ़ रहे हैं बॉटनी, अर्थात हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। तो क्या पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? क्या पेड़ पौधों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्या पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं? क्या इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? गलत, पाई जाती। अब बताएं, क्या स्तनधारी मनुष्य के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्या स्तनधारी मनुष्य के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? क्या स्तनधारी मनुष्यों के अंदर फंगस पाया जाता है? चलो, नहीं पाया जाता। क्या स्तनधारी जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं? क्या स्तनधारी जीव जो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं? क्या स्तनधारी जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं? कितने सारे क्वेश्चन बने आपके यहां से, समझ गए कि नहीं? इस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉटनी। क्या पढ़ रहे हैं हम? बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लेते हैं। पेड़ और पौधे। देखो, अब पेड़ पौधों के बारे में हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कितने सारे ऐसे आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के देखे होंगे। आपने गेंदे का पौधा देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा, बेर का पेड़ देखा होगा। कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिनमें कांटे होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिनमें फूल लगते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिनमें फल लगते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिनमें फल ही नहीं लगते। हाँ कि नहीं? कुछ ऐसे भी पौधे आपने देखे होंगे जिनमें शाखाएं नहीं होती, कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिनमें पत्तियां नहीं होती। कई सारे ऐसे पौधों की प्रजाति पाई जाती है। तो हम सभी पौधों को पत्तियों के आधार पर, तने के आधार पर, जड़ के आधार पर अलग अलग बांटने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने एलोवेरा का पौधा देखा है? एलोवेरा का पौधा इस प्रकार का होता है ना, ठीक है कि नहीं? तो आप मुझे ये बताओ कि एलोवेरा के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये सब दिखाई देता है? कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक सा होता है। ये ना तो इसका तना समझ में आता है, ना जड़ समझ में आता है, ना फूल समझ में आता है, ना फल समझ में आता है। क्या इसमें फल लगते हैं? फूल लगते हैं? कुछ नहीं लगता इसमें। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें ना तो तना होता है, ना पत्ती होती है, ना फूल होता है, ना फल होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं। तो क्या हम एलोवेरा को जड़, तना, फूल, पत्ती के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं? तो ऐसे कई सारे पौधे हैं। तो हम इन पौधों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? इनका विभेदीकरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई पौधे हैं जिनका विभेदीकरण कर सकते हैं। अच्छा, आम का पौधा, आम के पौधे की जड़ अलग दिखाई देती है, पत्तियां अलग दिखाई देती हैं, फल अलग दिखाई देते हैं। तो जो आम का पौधा होता है उसको हम अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन एलोवेरा को बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो पादप विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं इसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। यहां पर लिखेंगे वनस्पति, और वनस्पति को हम किस प्रकार से बांट देंगे? 2 प्रकार से बांट देंगे। एक तो वो जिसमें हम विभेदीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभेदीकरण कर सकते हैं कि भाई जड़, तना, पत्ती, फूल, फल अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पर वही कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें हम विभेदीकरण नहीं कर सकते, जिसमें हम विभेदीकरण नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है थैलाफाइटा। क्या एग्जाम्पल है इसका? थैलाफाइटा। थैलाफाइटा एक बहुत बड़ा वर्ग है, और इस वर्ग का एग्जाम्पल होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। मतलब मैंने आपको बोल दिया पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे कितना बड़ा वर्ग है,
और उन पेड़ पौधों में आम एक पौधा है। ऐसे ही थैलाफाइटा एक वर्ग है, और इस वर्ग का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं शैवाल। तो जितने भी शैवाल है वो सब किसके अंदर आते हैं? थैलाफाइटा। ये द ग्रुप ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं? थैलाफाइटा। शैवालों के ग्रुप को क्या कहते हैं? थैलाफाइटा। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पतियों का जगत कौन सा है? थैलाफाइटा। ये जल में भी मिलता है, जमीन पर भी मिलता है, थल में भी मिलता है, सब जगह मिलता है, आसमान में नहीं मिलता। ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें विभेदीकरण कर सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें विभेदीकरण नहीं कर सकते। जिसमें विभेदीकरण नहीं कर सकते उस वर्ग का नाम क्या है? थैलाफाइटा। और थैलाफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या होगा? शैवाल। ठीक है। क्या इस शैवाल को जड़, तना, फूल, पत्ती में बांट सकते हैं? नहीं। अच्छा, शैवाल दिखता कैसा है? आपने बारिश के मौसम में जो घास उग जाती है, बारिश के मौसम में ग्रीन कलर की चिकनी चिकनी काई बोलते हैं इसको, कजी। ये क्या है? ये शैवाल ही है। तो शैवाल कई प्रकार के होते हैं। तो कजी, आप जो कजी देखते हो, काई जिसे बोलते हैं, उस कजी में फूल लगते हैं क्या? फल लगते हैं? जड़, तना कुछ समझ में आता है? नहीं। तो उसको हम बांट सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बांट सकते, मतलब विभेदीकरण नहीं कर सकते, अलग अलग भागों में नहीं तोड़ सकते उससे, जिसे हम क्या कहते हैं? शैवाल। लेकिन वही कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम जड़, तना, फूल, पत्ती के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो जिनमें हम विभेदीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। अच्छा, एक वो जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और एक वो जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। अब सर, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। संवहन ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जो आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक कुछ पदार्थों का परिवहन करते हैं। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऐसे ऊतक होते हैं। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है ऊपर से नीचे तक। जाइलम नीचे से ऊपर, फ्लोएम ऊपर से नीचे। आगे पढ़ेंगे, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, चिंता बिल्कुल नहीं करो। तो याद रखो कि हर प्रकार के पौधे में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो खाद्य पदार्थों को पेड़ पौधे के शरीर में ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं। उसके आधार पर हम दो भागों में बांट देते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो चीजों को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक वो पौधे जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। तो ऐसे पौधे जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं? ध्यान रखिए। तो क्या ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा एक वर्ग है, इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? नहीं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में विभेदीकरण कर सकते हैं? हाँ। क्या इन्हें हम थैलाफाइटा ग्रुप में जोड़ सकते हैं? संवहन ऊतक जिसमें पाए जाते हैं वह भी कितने प्रकार के होते हैं? तो एक ऐसे कुछ पौधे आपने देखे होंगे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते। तो इनमें ऐसे दो प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते। पुष्प का मतलब फूल, फ्लावर। जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते उन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं बेटा? टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा भी एक वर्ग है जिसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। तो क्या टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे में पुष्प पाए जाते हैं? नहीं। क्या टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं। क्या टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का विभेदीकरण कर सकते हैं? हाँ। क्या टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे को थैलाफाइटा में जोड़ सकते हैं? पुष्प जिनमें पाए जाते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। अब आवृत्त बीजी को इंग्लिश में कहते हैं, आवृत्त बीजी को एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। और इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी क्या होते हैं, एक बात को ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके जो बीज होंगे वो उस फ्रूट के अंदर ही होंगे, हाँ या ना? कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजों के बाहर आवरण होता है, जिनके बीजों के बाहर आवरण होता है, इसे क्या कहेंगे? आवृत्त बीज। तो ऐसे पौधे जिनके बीज
के बाहर आवरण हो, चाहे कोई, जैसे अब सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन फली के अंदर होता है, तो सोयाबीन का बीज जो है उसके बाहर फली है, आवरण है। अमरूद के बीज अमरूद के अंदर होते हैं तो आवरण है। आम के बीज आम के अंदर होंगे तो आवरण है। तो ये सब क्या है? आवृत्त बीजी। अब आप लोग बताओ, आवृत्त बीजी। तरबूज के बीज उसके अंदर होते हैं, आवृत्त बीजी। खरबूज, संतरा, मौसम्बी, नींबू, तो ये सब आवृत्त बीजी। दुनिया में अधिकतर जो पौधे होते हैं वो आवृत्त बीजी होते हैं। कुछ अनावृत्त बीजी होते हैं, जैसे चीड़, देवदार, साइकास, सैंड्रस, ये सब आगे पढ़ेंगे, आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक कौन सा? आवृत्त बीजी और एक अनावृत्त बीजी। बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। वनस्पति विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सॉरी, वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक में विभेदीकरण कर सकते हैं, एक में विभेदीकरण नहीं कर सकते। जिसमें विभेदीकरण नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? थैलाफाइटा। थैलाफाइटा का एग्जांपल शैवाल। जिसमें विभेदीकरण कर सकते हैं उसको कितने भागों में बांटा? 2। एक में समान ऊतक पाए जाते हैं, एक में समान ऊतक नहीं पाए जाते। जिनमें समान ऊतक नहीं पाए जाते उसे क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइट। जिनमें समान ऊतक पाए जाते हैं उसे कितने भाग में बांटेंगे? 2। एक में पुष्प पाए जाएंगे, एक में पुष्प नहीं पाए जाएंगे। जिनमें पुष्प पाए जाएंगे इसे कितने भागों में बांटेंगे? 2। जिनमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे उसको नाम क्या दिया हमने? टेरिडोफाइट। जिनमें पुष्प पाए जाएंगे उसके कितने भाग हैं? 2। एक कौन सा? आवृत्त बीजी, एक कौन सा? अनावृत्त। आगे भी हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, तो ये लंबी श्रृंखला चलती है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने यहां से चालू किया था, तो हम शैवालों को पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, फिर आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी पढ़ेंगे, फिर एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री पढ़ेंगे, फिर पुष्प पढ़ेंगे, फिर फल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऊतक पढ़ेंगे, ऊतक के बाद आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे, और फिर पादपों के रोग पढ़ेंगे, और ऐसे करके हमारी बॉटनी खत्म हो जाएगी, जो लगभग 6 से 7 क्लास, 8 क्लास भी लग सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे पढ़ें। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है भाई? शैवाल। तो पहले ये बताओ कि ऐसे पौधे जिनमें विभेदीकरण कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसे विभेदीकरण कर सकते हैं उन्हें 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? जिनमें समान ऊतक पाए जाते हैं और समान ऊतक नहीं पाए जाते। समान ऊतक जिसमें पाए जाते हैं उसके कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प नहीं, पुष्प होते हैं, पुष्प नहीं होते। जिनमें नहीं होते उसे क्या कहेंगे? टेरिडोफाइट। जिसमें होते हैं उसे कितने भाग? 2। आवृत्त बीजी और सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? शैवाल। क्या पढ़ना है सबसे पहले? शैवाल। सबसे पहले हम क्या पढ़ना है? शैवाल। तो पहले शैवाल पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि शैवाल किस वर्ग में आता है? थैलाफाइटा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कौन सा वर्ग? थैलाफाइटा। लिख दो यहां पर, थैलाफाइटा। थैलाफाइटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? शैवाल। या इसके अंतर्गत कौन आता है? शैवाल। ठीक है, तो हमें शैवाल पढ़ना है। पहले थैलाफाइटा नाम कहां से आया? देखिए, जितने भी शैवाल है इनका जो आकार होता है, आकार, संरचना, स्ट्रक्चर, वो थैले के जैसी होती है। किसके जैसी होती है? थैले की। तो इसलिए इनके वर्ग का नाम क्या रखा? थैलाफाइटा। इसलिए इसके वर्ग का नाम हमने क्या रखा? थैलाफाइटा। हाँ कि नहीं? अब ध्यान रखिए, इनको हम जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन सब चीजों में अलग अलग तरह से विभाजित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इनको हम विभेदीकरण नहीं कर सकते। अरे यार, यस और नो? चलो, तो इनमें हम विभाजन नहीं कर सकते, जड़, तना, पत्तियों में नहीं बांट सकते। चलो एक बात और सुनो, ये जो होते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है शैवाल। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा क्या है? वर्ग। जंतु जगत नहीं है, यहाँ पर वनस्पति जगत है। आप लोग बता भी नहीं रहे हो। कौन सा वर्ग है? वनस्पति। वनस्पति वर्ग का सबसे बड़ा समूह, यह वर्ग किसे कहते हैं? थैलाफाइटा। क्यों कहते हैं ऐसे सबसे बड़ा? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल में भी उगते हैं और जमीन पर भी ये उगते हैं। अब जल में कौन कौन से जल में उगते हैं? तो समुद्री जल में भी उग जाते हैं और साफ पानी में भी ये उग जाते हैं। यस और नो? चल, यहां पर हम देखेंगे कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों के हम बहुत प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। शैवालों का हम शैवालों को खा भी सकते हैं। हम शैवाल को जो उपयोग है इसे व्यापार के आधार पर भी हम इसका व्यापार भी कर सकते हैं। आपको पता है, जैसे हम सलाद खाते हैं, गाजर, ककड़ी,
ऐसे शैवाल को भी खाया जा सकता है, कुछ शैवालों को खाया जा सकता है, कुछ शैवाल जहरीले भी होते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनसे हम दवाई बना सकते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनसे आग जला सकते हैं, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो सहजीविता का उदाहरण होते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उपयोग होते हैं शैवालों के, शैवालों के बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शैवालों के उपयोगिता की श्रेणी में या उसके क्रम में एक बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा और उसका पूरा का पूरा जो नॉलेज है आपके दिमाग में एक ही बार में बैठ जाएगा। ध्यान रखना, देखो शैवाल क्या है, पौधे हैं या कोई मशीन है? शैवाल क्या है? पौधे। अब पौधों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे या दूसरों से बनवाएंगे? अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो क्या ये स्वपोषी होते हैं? जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करेंगे? CO2। और कौन सी गैस छोड़ेंगे? कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। तो क्या ये CO2 का स्थिरीकरण भी करते हैं? मतलब CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो क्या ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं? अरे हाँ या ना? लेकिन ये अच्छे होते हैं तो वहीं कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो खराब भी होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो खराब होते हैं। जैसे कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पानी को प्रदूषित करते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया, कल मैंने पढ़ाया था। क्या करता है ये? क्या करता है? जल्दी बताओ, कल पढ़ाया था ना। पानी प्रदूषित करता है। किस प्रकार से करता है? क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक नाम का एक पदार्थ छोड़ते हैं, मतलब एक मामूली सा जहर छोड़ते हैं जो जलीय जीव जिसे खाकर मर जाते हैं। ठीक है, जैसे मछलियां, पानी, जब मछलियां मरेंगी तो पानी गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ कि नहीं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर लग जाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। जैसे कि चाय की पत्ती, चाय की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक शैवाल लग जाता है जिसे हम कहते हैं सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस नाम का एक शैवाल है जो चाय की पत्तियों पर लगकर इस चाय की पत्तियों में एक रोग पैदा कर देता है और इस रोग का नाम क्या है? रेड रस्ट रोग। तो कौन सा शैवाल ऐसा है जो चाय की पत्ती में लगकर रेड रस्ट नाम का रोग पैदा कर देता है? वेरी गुड। आपसे पूछे क्या शैवालों में कोशिका भित्ति होती है? हाँ, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं उन सभी पौधों के बाहर कोशिका भित्ति होती है, पढ़ाया था। तो इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज। ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तो कवक की कोशिका भित्ति ध्यान रखना काइटिन की बनती है। किसकी बनती है? काइटिन। एक और क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। लेकिन कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ऐसे याद कर लेना, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसको ऐसे याद कर लेना कि बक 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 कौन करती है? पत्नी करती है। जब बीबी बक बक करे, पत्नी जब हमारी बक 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 करे तो उसको कहां भेज दो? मायके। तो बक बक मतलब कवक और मायके भेज दो मतलब माइकोलॉजी। ऐसे याद कर लेना। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन। अच्छा, शैवाल पौधे होते हैं, क्या इनमें हरित लवक पाया जाता है? क्लोरोफिल क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? वेरी गुड। अब मेरी बात यहां पर सुनो, मैंने बीती हुई स्लाइड में आपको एक बढ़िया चीज बताई थी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं। ये देखो, यहां पर मैंने आपको कवक पढ़ाया था। क्या इस कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। लेकिन कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है क्या? नहीं। मैंने अब भी पढ़ाकर गया हूं। तो यहां पर एक काम की बात और लिखें कि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण जो कवक है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, जिसके कारण कहानी ये होती है कि ये दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है भोजन के लिए। तो ये दूसरे
जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कहीं ये शैवाल के साथ गठबंधन कर लेता है, हमारे शरीर के साथ भी जो कवक होता है ना वो गठबंधन कर लेता है। हमारे शरीर में जो दाद होती है, खाज होती है, गंजापन होता है, एथलीट फूट होता है, ये सभी रोग कवक के कारण होते हैं। पढ़ा था ना, कवक, खाए, गंजा, दादा, दाद, खाज, गंजापन और दमा, ये सब रोग किसके कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं। तो कवक हमें बीमार क्यों कर देता है? कवक हमारी स्किन को क्यों खाता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये स्वयं से भोजन नहीं बना सकता, इसलिए दूसरे जीवों पर भोजन हेतु आश्रित रहता है। उसकी बात चल रही है, कवक की बात चल रही है ना। चलो, तो यहां पर एक बढ़िया चीजों को समझेंगे। चल, यहां पर देखो, जो कवक है, क्या इसके अंदर क्लोरोफिल होता है? कवक के पास क्लोरोफिल होता है क्या? क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्या ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जिसके कारण ये क्या करता है, एक शैवाल होता है, इस शैवाल के साथ क्या कहता है, शैवाल से कहता है कि शैवाल तू मुझे क्या दे दे भाई? भोजन दे दे। तू मुझे क्या दे दे? भोजन दे दे, क्योंकि मैं भोजन नहीं बना सकता। क्योंकि मैं भोजन क्या नहीं कर सकता? बना नहीं सकता। शैवाल बोलता है कि मैं भोजन तो तुमको दे दूंगा, क्योंकि भोजन तो मैं खुद बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो क्लोरोफिल है, तो मैं अपना भोजन स्वयं बना सकता हूं। लेकिन मैं रहूं कहां पर? इसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि शैवाल आपने देखा होगा कहीं दीवारों पर उग जाते हैं। जब बारिश के दिनों में दीवारों पर जो घास उग जाती है वो शैवाल ही है। कहीं दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर शैवाल उग जाता है। कछुए की पीठ पर भी काई जम जाती है, तो वो भी शैवाल है। तो इसके पास रहने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं होती है, शैवाल कहीं भी उग जाता है। तो शैवाल इससे बोलता है कि तू मुझे रहने के लिए क्या दे दे? जगह। ये उससे बोलता है तू मुझे क्या दे दे? खाना। तू मुझे खाना दे दे, तू मुझे रहने के लिए जगह दे दे। तो इस ऐसी स्थिति में ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं, मतलब, और यहां से इनका प्रोडक्ट निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। तो ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाइकेन क्या है सर? सहजीवी। सहजीवी का मतलब दो जीवों के मिलकर बना हुआ एक तीसरा जीव है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन। तो आपसे पूछे कि सहजीविता का उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? आप क्या बोलेंगे? लाइकेन। और हम अगर आपको शैवाल पढ़ा रहे हैं, तो शैवाल में हम आपको एक बात बता दें कि इनमें प्रजनन कैसे होता है। तो इनमें प्रजनन होता है खंडन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? खंडन विधि के। अब खंडन विधि क्या होती है, विखंडन क्या होती है, मुकुलन क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको कब पढ़ाएंगे? अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी चलेगी क्लास, ठीक है। तो ये अगली क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाया क्या मैंने आपको? खंडन, विकलन, मुकुलन नहीं पढ़ाया अभी। तो ये अगली क्लास में आपको खंडन विकलन पढ़ा देंगे पूरा, ठीक है। अब यहां पर हम इतनी चीजें समझ गए क्या, कि शैवाल जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनती है? शैवालों की, कवक की, कवक की। अच्छा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। बहुत बढ़िया। अब इतनी कहानी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शैवालों का प्रकार रंगों के आधार पर। किसके आधार पर? रंगों के आधार पर शैवालों के प्रकार। तो देखिए, रंग के आधार पर अगर हम बात करें तो शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला कौन सा रहेगा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। अब आपको पता है क्लोरोफाइसी जो रहता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है? हरा। तो क्लोरोफाइसी शैवाल का रंग कैसा होगा? दूसरे नंबर का होता है फियोफाइसी। कौन सा होता है? फियोफाइसी का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? तीसरा होता है रोडोफाइसी। कौन सा होता है? रोडोफाइसी। इसका रंग कैसा होता है? रेडो से रेड याद कर लेना, रेड मतलब लाल। और चौथा कौन सा होता है? डी, साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम। इसका रंग कैसा होता है? नीला हरा। नीला, कैसा रंग होता है इसका? नीला, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल दो जल्दी से, तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्वैक्स एवं कारा। 2 ऐसे शैवाल पाए जाते हैं संसार में जिनका रंग कैसा होता है? हरा, ठीक है। और जो किसके एग्जाम्पल होते हैं? क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वैक्स एवं कारा, ठीक है। इनका रंग कैसा होता है? हरा।
फियोफाइसी का रंग कैसा होता है? भूरा। और फियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होगा? लूमिनेरिया। क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? लूमिनेरिया। ठीक है। रोडोफाइसी का रंग कैसा होता है? लाल। इसका एग्जाम्पल जल्दी बता दो, क्या होता है? जेलेडियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जेलेडियम। तो जेलेडियम किस प्रकार का शैवाल है? लाल। लूमिनेरिया भूरा। वॉल्वैक्सियम कारा कैसा है? और नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरियम ही कहा जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताया था क्या मैंने आपको? इसका एग्जाम्पल होता है एनावीना। क्या होता है? एनावीना। ठीक है। तो जल्दी बताएं, क्लोरोफाइसी का रंग? जेलेडियम का लाल, लूमिनेरिया का भूरा, एनावीना का नीला हरा, एनावीना का नीला हरा। तो ये हमने किसके आधार पर देख लिए? रंग के आधार। रंग के आधार पर शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेरी गुड। अब यहां पर हम चलते हैं कि भाई उगने की प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? उगने की प्रवृत्ति के आधार पर कि कितनी जगह पर, कैसी कैसी जगह पर ये उग सकते हैं, तो उसके आधार पर भी हम कुछ भागों में बांटेंगे। सबसे पहले ऐसे शैवाल जो काय में उगते हैं? जल में। तो जल में उगने वाले शैवाल, किसमें उगने वाले शैवाल? जल में उगने वाले कुछ शैवाल है जिसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम। स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, एवं एक और पड़ता है जिसे हम कहते हैं ऊडोगोनिया। क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, ऊडोगोनिया। क्या बोलेंगे बेटा? स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, ऊडोगोनिया। स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला, ऊडोगोनिया। स्पाइरोगारा का क्या हुआ? चल, स्पाइरोगारा, कारा, नाइट्रेला। दूसरा हम देखेंगे कौन सा? लिथोफाइटा। सॉरी, चट्टान पर उगने वाले शैवाल। काय पर उगने वाले? चट्टान पर उगने वाले शैवाल। चट्टान पर उगने वाले शैवाल को हम बोलते हैं लिथोफाइट। क्या बोलेंगे? लिथोफाइट्स। इसका एग्जाम्पल लिथोफाइटा। इसका एग्जाम्पल आगे। बर्फ पर उगने वाले शैवाल, क्रिप्टोफाइट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्रिप्टोफाइटा। इसका एग्जाम्पल लिथोफाइटा। चट्टानों पर लिथोफाइटा, बर्फ पर क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफाइटा। बर्फ पर क्या बोलेंगे? चट्टानों पर क्या बोलेंगे? चट्टानों पर। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उग जाते हैं। दूसरे पौधों पर उगने वाला शैवाल, इसे हम क्या बोलेंगे? एपीफाइट्स। कौन सा ग्रुप है ये? एपीफाइट्स। एपीफाइट्स को हम क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल कौन से शैवाल होंगे? ग्रुप को बोलेंगे एपीफाइट्स, लेकिन शैवालों के नाम तो बताओ। ऊडोगोनिया। क्या बोलेंगे सर? और एक और पड़ता है जिसे हम बोलते हैं बुचेरिया। क्या बोलते हैं? बुचेरिया। जल में उगने वाले शैवाल, चट्टान पर उगने वाले, एग्जाम्पल लिथोफाइट। बर्फ पर उगने वाले, एग्जाम्पल क्रिप्टोफाइट। दूसरे पौधों पर उगने वाले, एपीफाइट। एग्जाम्पल ऊडोगोनिया, बुचेरिया। ऊडोगोनिया। कुछ ऐसे होते हैं जो एंडोफाइट्स, सॉरी गलत लिख दिया, यहां पर ये लिखना था कि दूसरे जीवों के अंदर पाए जाने वाले शैवाल, इनको बोलते हैं एंडोफाइट्स। क्या बोलते हैं? एंडोफाइट। और एंडोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? एक है अजोला। अजोला एक शैवाल है। ये किसके अंदर पाया जाता है? फर्न की पत्तियों के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? फर्न एक पौधा है, पढ़ाऊंगा आगे। ये फर्न नाम के पौधे के अंदर कौन सा पाया जाता है शैवाल? अजोला। तो ये कुछ ऐसे शैवाल हैं जो उगने क्रम में अलग अलग भागों में विभाजित किए गए। ठीक है, जल्दी बताएं। जल में उगने वाले,
एग्जाम तुम्हारा है, मेहनत किसको करना पड़ेगा? मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकता हूं, बस ज्यादा से ज्यादा बार बार रिपीट करके तुमको याद करा सकता हूं, लेकिन याद भी कब होगा? जब पूरा आपका अटेंशन कहां रहेगा? इधर। भयंकर कंपटीशन है, बार बार एक ही बात बोलता हूं, ठीक है? कल पढ़ा दिया था, उसके बाद भी आज आपको फिर से अगर पढ़ने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समय खराब हो रहा है। अरे आप किस्मत वाले हो कि आपको 2 बार चीजें पढ़ने के लिए मौका मिला, हाँ कि नहीं? ये टॉपिक खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला है। अब यहां तक तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, अब इसके आगे मैं आपको आज पढ़ाता हूं। चलिए हम बात करेंगे उपयोग के बारे में, ठीक है? उपयोग यहां से आपको पढ़ाना है मुझे। उपयोग क्या होते हैं? उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक पौधा होता है जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्या नाम होता है? सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक, ठीक है? ये वाला क्वेश्चंस या इसके बारे में हम बात करें पौधा, सवाल क्लोरेला। ध्यान रखना, क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जिसे हम अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। किस शैवाल के नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष शैवाल। क्लोरेला को किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष शैवाल। क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जिसे हम किस शैवाल के नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष शैवाल। क्यों? क्योंकि देखो शैवाल है तो पहले चीज तो इसे हम खाया जा इस पौधे को हम खा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है अन्य पौधों की तुलना में या अन्य शैवालों की तुलना में, तो इसमें प्रोटीन होता है। तो इससे अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो इस पौधे को अपने साथ खाना लेकर जाएंगे तो टेम्परेचर में बदलाव के कारण खाना खराब हो जाता है, लेकिन ये तो पौधा है तो ये जीवित रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये जीवित रहता है, जिसके कारण इसको लंबे समय तक हम रख सकते हैं। बढ़िया, इसमें पानी की मात्रा भी होती है तो इससे हम पानी भी अगर इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा भी रहेगी। इससे प्रोटीन भी होता है तो हमें प्रोटीन भी मिलेगा और साथ में ये कौन सी गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो इसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? क्लोरेला। एक और इसका उपयोग ये है कि इससे हम क्लोरीन नाम की दवाई बनाते हैं। कौन सी दवाई? अच्छा बताएं, पानी को शुद्ध कौन करता है? चीनी का विरंजन कौन करता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से पौधे में होता है? अच्छा, अंतरिक्ष शैवाल के नाम से किसे जानते हैं? अच्छा, क्या इसमें ऑक्सीजन भी छोड़ता है ये? अच्छा, क्या इसके अंदर पानी की मात्रा भी होती है? अरे हाँ या ना? समझ गए? तो ये क्लोरेला आईएमपी है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला हम बात करेंगे अलवा। जापान के लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं। कहां के लोग? जापान के लोग किसके रूप में खाते हैं इसे? सलाद। तो कौन सा शैवाल है जिसे सलाद के रूप में खाया जाता है? कौन सा शैवाल है? कौन सा शैवाल है? अलवा। एक शैवाल है रोडोमोरिया पल्मेटा। रोडोमोरिया पल्मेटा, इस शैवाल का प्रयोग स्कॉटलैंड में, हिंदी में लिख दूं नहीं तो इंग्लिश में तुम बोलोगे भैया क्या लिख रहा है? स्कॉटलैंड में इसे तमाकू के रूप में खाते हैं। किसके रूप में खाते हैं? जैसे हम लोग तमाकू खाते हैं ना, तो ये रोडोमोरिया पल्मेटा को घिस के तमाकू के जैसे खाया जाता है, ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो एक शैवाल और है जिसको हम बोलते हैं लेमिनेरिया। लेमिनेरिया ये यूएसए क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे हम कृत्रिम तरीके से क्या बना सकते हैं? आयोडीन। किस तरह से बना सकते हैं? कृत्रिम तरीके से। आयोडीन हालांकि समुद्र से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समुद्र से प्राप्त नहीं करना हो तो एक शैवाल होता है लेमिनेरिया यूएसए क्षेत्र में, तो यहां पर इससे हम क्या बना सकते हैं? आयोडीन। किस तरह से बना सकते हैं? कुछ नहीं करना है, इसको काट लेना है, शैवाल को काट लेना है, काटने के बाद इसको जमीन पर फैला देना है तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूखने के बाद इसे एक गड्ढे में डाल देंगे, गड्ढे में डालने के बाद इसमें क्या लगा देंगे? आग, तो ये जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो राख बचेगी, उस राख को छान लेंगे, छानने के बाद जो हमें प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं? आयोडीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो लेमिनेरिया से क्या प्राप्त कर सकते हैं? आयोडीन। अब एक जेल, इस जेल का नाम क्या है? अगर अगर। जेल समझते हो क्या होता है? अगर अगर नाम का क्या होता है? जेल। ये जेल किस शैवाल से बनाया जाता है? इस शैवाल का नाम क्या है? जेलेडियम। क्या नाम है? तो ध्यान रखना, जेलेडियम नाम के शैवाल से क्या बनाया जाता है? जेल। ठीक है, और जेल कौन सा? और आपसे पूछे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं कि नहीं? करते हैं।
तो किस शैवाल में सबसे पहले ढूंढा गया था प्रकाश संश्लेषण? तो आप बता देना जेलेडियम। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये किस शैवाल में सबसे पहले खोजी गई थी? किस शैवाल में? एक शैवाल होता है नोस्टोक और एक होता है एनाबीना। एनाबीना, इन दोनों शैवालों से हम उर्वरक जिसे हम कहते हैं खाद्य, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? खाद्य बनाते हैं। हाँ कि नहीं? फोटोसिंथेसिस किसमें ढूंढी गई थी सबसे पहले? किसमें ढूंढी गई थी? पता है? अंतरिक्ष शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? कैसे प्रोटीन होता है? क्लोरीन नाम की दवाई बनाते हैं, इसे खाया जा सकता है। अल्वा नाम के शैवाल को किस रूप में खाते हैं? सलाद। रोडोमोरिया पल्मेटा को स्कॉटलैंड किस रूप में खाते हैं? किस रूप में खाते हैं? तंबाकू। अगर नाम की चीज क्या होती है? जेल। इससे क्या बनाते हैं? सॉरी, ये किससे प्राप्त होता है? जेलेडियम। ये क्या है? एक प्रकार का जेल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसी में खोजी गई थी कि नहीं? अरे हाँ या ना? नोस्टोक और एनाबीना क्या है? ये क्या बनाते हैं? खाद्य बनाते हैं। अब एक और मैंने शैवाल पढ़ाया था, साइनोबैक्टीरिया। क्या पढ़ाया था? ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं? क्या ये प्रदूषण करता है पानी को? एक शैवाल और होता है जिसका नाम है ऑसिलेटोरिया। क्या नाम है? और ये कहां पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। कहां पाया जाता है? मनुष्य की आंत में क्या पाया जाता है? एक शैवाल और है जिसका नाम क्या है? सर्गासम। सर्गासम। इससे हम क्या बनाते हैं? ऊन। लेकिन ये ऊन कैसा होता है? कृत्रिम या प्राकृतिक? कृत्रिम ऊन किससे प्राप्त करते हैं? मनुष्य की आंत में कौन सा शैवाल? बोलो बेटा। ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, ये मनुष्य की आंत में होता है। सर्गासम से क्या प्राप्त करते हैं? ऊन। हालांकि ऊन भेड़ बकरियों से प्राप्त करते हैं, लेकिन हम कृत्रिम तरीके से किस शैवाल से बनाते हैं? सर्गासम। साइनोबैक्टीरिया पानी को प्रदूषित करता है। लेमिनेरिया से क्या हम आयोडीन बना सकते हैं? अच्छा, ये बताएं, बोलवैक्स एवं कारा किस प्रकार के शैवाल हैं? क्लोरोफाइसी। किस प्रकार के शैवाल हैं? अब आपसे क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। सबसे छोटा शैवाल पूछे आपसे तो आप बताना एसिटाबलेरिया। क्या बताना बेटा? सबसे छोटा शैवाल या सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल? एसिटाबलेरिया। आपसे पूछे सबसे बड़ा शैवाल बताओ भैया, तो आप बताना मैक्रोसिस्टिस। क्या बताना बेटा? सबसे बड़ा शैवाल क्या बताएंगे? मैक्रोसिस्टिस। आपसे पूछे सबसे छोटा गुणसूत्र किस शैवाल में होता है, तो आप इसका आंसर बताना ट्रिलियम। क्या बताना? ट्रिलियम। ट्रिलियम नाम का एक शैवाल होता है जिसका गुणसूत्र बहुत छोटा होता है। क्या होता है? ट्रिलियम। ट्रिलियम नाम के शैवाल का गुणसूत्र सबसे क्या होता है? छोटा होता है। आपसे अगर बात करें कि एक शैवाल होता है जिसका कारण लाल सागर का रंग क्या हो जाता है? लाल। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टाइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। नाम थोड़े से कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है। लाल सागर का लाल रंग क्यों होता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम। बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। एक बार क्लास ऑनलाइन देख लेना, घर जाके नोट्स बनाना, एक दो बार पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएगा। यार अपना इतना डेवलप्ड माइंड है, अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं। यार लोगों ने रामायण जैसी किताबें लिख दी, हाँ कि नहीं? कुछ लोगों को रामायण जैसी किताबें पूरी याद होती है, तो हमको ये सारी चीजें याद नहीं हो सकती क्या? आराम से याद हो सकती है, डरना नहीं। अच्छे से पढ़ना एक बार। शैवाल यहां पर होता है खत्म। कल हम क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। थैंक यू सो मच।